Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC नेट सेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या PhD में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें. For any important updates, do join the Telegram group. By this Telegram group, हम आप तक सभी important updates पहुंचाते हैं with regards to NET and other related exams. So learners, this is our Textbook Super Coaching app. Again, if you install this app, आप free classes कर सकते हैं, practice session और mock test जो कि बहुत अभी important exam point of view से, then attempt them all. So do install it. तो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट को कवर करेंगे जो कि हमारा रीनेट का एग्जाम जो 21 अगस्त से होने वाला है, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे आपने कवर करना है. तो हम टॉपिक के बारे में भी बताएंगे और टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन भी करेंगे. राइट, सो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, सो प्लीज डू वॉच द एंटायर सेशन. तो रिसर्च एप्टीट्यूड कौन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो लर्नर्स, देर आर फ्यू टॉपिक्स जिनको हम एलिमिनेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं रिसेंट पास्ट में इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो प्लेजियरिज्म, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, और प्लेजियरिज्म और उससे रिलेटेड पेनाल्टी तो हम आज कवर करेंगे. एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ये बहुत ही कॉमन है और इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं. देन टाइप्स ऑफ प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर. तो प्लेजारिज्म अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे प्लेजारिज्म डिटेक्ट होता है, उसको हम कवर करेंगे. और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च. राइट, सो टाइप्स ऑफ रिसर्च तो ऐसे बहुत हैं, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, 18 टाइप्स ऑफ रिसर्च. अगर आप सर्च देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी. बट आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो ये 4 टॉपिक्स हैं प्राइमरली. तो प्लेजारिज्म और उसके साथ एसोसिएटेड पेनाल्टी, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं. एपीए रेफरेंसिंग हम कैसे करेंगे, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें प्लेजियरिज्म डिटेक्ट करने में मदद करेंगे, और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस हैं जिनको हमें अच्छे से समझ लेना है बिफोर द एग्जाम. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग. तो पहली बात जो आपको याद रखनी है, इस एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग को हम कहते हैं ऑथर डेट स्टाइल. यानी पहले हम ऑथर का नाम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट में डेट यानी ईयर को मेंशन करते हैं. तो अगर कोई टर्म जिससे हम एपीए रेफरेंसिंग को रेफर करते हैं तो वो है ऑथर डेट, ये आपको याद रखना है. ठीक है, अब ये देखा जाए ये कौन प्रिपेयर करता है. ये जो एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से प्रिपेयर करती है. और जैसे मैंने आपको कहा, जब हम ऑथर की डिटेल्स लिखते हैं तो हम उनका टाइटल पहले लिखते हैं, उनका इनिशियल लिखते हैं और ब्रैकेट में ईयर लिखते हैं. तो ऑथर डेट स्टाइल है और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा ये किया जाता है. अब इसमें साइट करने का क्या तरीका है, तो इसमें हम इन टेक्स्ट साइटेशन करते हैं और साथ साथ रेफरेंस लिस्ट साइटेशन करते हैं. तो जब आपने कोई भी कंटेंट को अपने स्टडी में इंक्लूड किया है, तो ड्यूरिंग द पेपर जहां आप उसे मेंशन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन. और जब हम आखिरी में उसे मेंशन करते हैं, तब हम उसे कहते हैं रेफरेंस लिस्ट साइटेशन. तो ये दोनों टर्म आपने याद रखना है. अब सबसे कॉमन जो तरीका होता है साइट करने का, वो होता है जर्नल आर्टिकल का, क्योंकि आज के समय हमारे मोर देन 90-95% ऑफ जो सोर्स है जिसको हम अपनी स्टडी में, रिसर्च में यूज करते हैं, वो जर्नल से आते हैं. तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जर्नल के कंटेंट को हम किस तरह से एपीए फॉर्मेट में साइट करेंगे. तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें, तो सरनेम, ऑथर का सरनेम हम सबसे पहले लिखते हैं. एज यू कैन सी, आई हैव गिवन वन एग्जांपल आल्सो. देन और आप उसमें छोटा सा कॉमा लिख के टाइटल उनका इनिशियल देना है. ठीक है, इनिशियल जो भी है, जैसे मान लीजिए एक या दो, एक से अधिक इनिशियल है, बीच में आएगा डॉट, और जब खत्म हो जाएगा नाम उसके बाद भी आएगा डॉट, ब्रैकेट में आएगा ईयर और ईयर के बाद भी आएगा डॉट. तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां एपीए स्टाइल में रेफर किया जाए और बताया जाए कि कौन सा उसमें से सही है. तो आपको ध्यान रखना है, कॉमा यूज नहीं होता है. कॉमा सर्टेन इंफॉर्मेशन के बाद यूज होता है. ओवरऑल जैसे अगर हम ऑथर सरनेम वगैरह ईयर लिख रहे हैं तो इसके बाद हम डॉट लिख देते हैं. ठीक है, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं. उसके बाद अगर हमारा साइट जो भी आर्टिकल का टाइटल है, उसे हम इटैलिसाइज करते हैं. जो भी हमारा जॉब उसका टाइटल है, इसे हम इटैलिसाइज करते हैं. साथ साथ हम वॉल्यूम नंबर को भी इटैलिसाइज करते हैं, चाहे वो इशू हो उस जर्नल का या पार्ट नंबर हो, जो भी है. ये ऑल्दो ऑप्शनल रहता है, मगर इसे हम इटैलिसाइज करते हैं.
उसके बाद हम देते हैं पेज नंबर्स, राइट? सो पेज नंबर्स हम पीपी लिख के भी दे सकते हैं, सीधे सीधे नंबर्स भी लिख सकते हैं। आजकल जो पहले पीपी लिख के लिखते थे, आजकल हम सीधे नंबर्स लिख देते हैं। और उसके बाद चूंकि आपका ये पूरा जो आप रिट्रीव कर रहे हैं ये एक ऑनलाइन स्टफ से ले रहे हैं, तो वहां पे आपको डीओआई देना होता है, यानी कि कहाँ से आपने इसे रिट्रीव किया है। ठीक है, सो रिट्रीव फ्रॉम में आपको एचटीटीपी करके पूरा जो उसका डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, और इस तरह से आपका पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो एपीए स्टाइल में इस तरह से आप इसे साइट कर सकते हैं। तो आजकल ज्यादातर हम डीओआई को प्रेफर करते हैं जब हमारा कंटेंट या हमारा जो जर्नल है वो ऑनलाइन है। और जैसा मैंने आपको कहा 95% आजकल जो हम जर्नल यूज करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन जर्नल एक्सेस करना महंगा भी बहुत है और आजकल उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो 95% से ज्यादा हम जो रेफरेंस में डालते हैं वो होता है जर्नल। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, इससे आपका एपीए स्टाइल आपको बुक और हर चीज का पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, इसमें आपका काफी कुछ इंक्लूड हो जाएगा और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है प्लेजियारिज्म से रेफर करता हुआ। तो कई बार इस पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि प्लेजियारिज्म आखिरकार होता कब है, जो साहित्यिक चोरी है वो कैसे होती है, कब होती है? तो ये तब होती है जब कोई दूसरे का आइडिया को अपना आइडिया कह के यूज करता है, ठीक है, या किसी और का जो ओरिजिनल रिसर्चर है जिनका हमने आइडिया लिया है उसको हम साइट नहीं करते हैं, उसको हम रेफर नहीं करते हैं, या हम किसी भी तरह का बेनिफिट, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, बेनिफिट या गेन, जरूरी नहीं है हर केस में मॉनेटरी होगी, उनके बिहाफ में अगर हम क्रेडिट, जिसको कहते हैं क्रेडिट, अगर किसी और के बिहाफ में लेते हैं, किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करते हैं जो प्राइमरीली दूसरों का होता है, इन सभी केसेस में, इसके एक या सभी केसेस में प्लेजारिज्म कहा जाता है। नाउ लेवल्स ऑफ प्लेजारिज्म, ये जो एक्सट्रैक्ट है आपका, ये पीएचडी नोटिफिकेशन 2022 के अंतर्गत उससे ये स्निपेट लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे प्लेजारिज्म के लेवल्स है वो ये 4 लेवल में आते हैं। जो पहला लेवल होता है उसे हम प्लेजारिज्म लेवल 0 कहते हैं, जिसमें आपको 10% तक अलाउड होता है, आप किसी का भी कंटेंट डाल सकते हैं, उसको हम माइनर सिमिलैरिटी के कैटेगरी में डालते हैं और कोई भी पेनाल्टी नहीं लगाते हैं। वहीं लेवल 1 की बात करें तो अगर 10 से लेकर 40% तक आपकी सिमिलैरिटी होती है तो वो लेवल 1 में आ जाता है। वहीं अगर 40 से 60% तक की होती है तो वो लेवल 2 में आ जाता है, और 60% से ऊपर की अगर सिमिलैरिटी होती है तो वो लेवल 3 में आ जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि इसकी पेनाल्टी क्या होती है, तो जैसे हमने कहा लेवल 0 में कोई पेनाल्टी नहीं, इट इज एक्सेप्टेबल नॉर्म। लेवल 1 में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट को एक रिवाइज्ड स्क्रिप्ट सबमिट करने का मौका दिया जाता है, और जो टाइम है उसके लिए उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है कि आप 6 महीने में इसको रिवाइज करके दोबारा से अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को सबमिट कीजिए। अगर सेकेंड लेवल की सिमिलैरिटी यानी 40 से 60% तक की अगर सिमिलैरिटी पाई जाती है तो उन्हें ये स्क्रिप्ट को रिवाइज करने का जो समय है वो बंद बढ़ जाता है 1 साल तक, तो यानी कि उनकी पीएचडी जो है 1 साल और डिले हो जाती है। और अगर हम लेवल 3 की बात करें, यानी 60% से ज्यादा अगर आपका कंटेंट सिमिलर है किसी और के कंटेंट से, तो इस केस में पेनाल्टी काफी सिवियर है। इस केस में जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और इवन डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है गाइड पे भी या मेंटोर पे भी। तो ये बहुत ही हाई और रेड अलर्ट वाला लेवल है। नाउ वील टॉक अबाउट फ्यू कॉमन टाइप्स ऑफ प्लेजारिज्म सॉफ्टवेयर जो आज के समय में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनका नाम आप एक बार देख लीजिए, क्या पता कोई इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो प्लैग स्कैन, पेपर रेटर, प्लैग ट्रैकर, स्मॉल सिक्यू टूल्स, यूनिचेक, नो प्लैग, टर्निटिन, क्यू टेक्स्ट, ग्रामरली, कॉपीस्केप, ऑथेंटिकेट, और अब इसमें ऐड हो गया है ड्रिल बिट। ये ड्रिल बिट एक नया एआई को डिटेक्ट करने वाला प्लेजारिज्म डिटेक्टर है, सॉफ्टवेयर है, जो अब गोइंग फॉरवर्ड आने वाले समय में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में यूज किया जाए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च को भी एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जो कि हम अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, यानी इसमें हम किसी तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। जो भी घटना है, जो भी पॉपुलेशन ऑफ स्टडी है जिसको भी आप अपनी स्टडी में इंक्लूड कर रहे हैं, उसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी तरह का मैनिपुलेशन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज कोरिलेशनल। तो कोरिलेशनल रिसर्च में हमारे जो वेरिएबल्स ऑफ स्टडी होते हैं उनके बीच में किसी ना किसी तरह का कोवेरिएंस होना चाहिए, यानी कि वो वैरी करने चाहिए, उनमें किसी ना किसी तरह का बदलाव होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी एरिया की गर्ल्स लिटरेसी रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं और हमने अगर साइकिल स्कीम सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से लड़कियों को साइकिल दी है, तो हम इसका अगर हम प्रभाव देखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जितनी हमारी नंबर ऑफ साइकिल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो गर्ल्स का जो लिटरेसी रेशियो है वो बढ़ा। यानी कि इस तरह की रिसर्च में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन हमें देखने को मिला। तो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और यहाँ पे कोरिलेशन स्टडी हम करते हैं। कोरिलेशन का संबंध कॉजेशन से भी है, बट जरूरी नहीं है कि हर कोरिलेशन के पीछे कॉजेशन है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट। कॉजल रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है, मतलब किसके कारण कौन सा इफेक्ट हमें देखने को मिला है। अब चूंकि हम कारण पे ध्यान देते हैं तो हम कारण को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यानी इस केस में, इन केस ऑफ अ कॉजल रिसर्च जो काफी हद तक एक्सपेरिमेंटल लाइंस पे होती हैं, यहाँ हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो देखते ही हैं, साथ साथ हम एक या एक से अधिक वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने का भी हमारे पास स्कोप रहता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च जिसपे काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है, ऐसे एरिया पे रिसर्च की जाती है जिसके बारे में अभी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। दैट मीन्स इट इज कंडक्टेड व्हेन लिटिल इज नोन अबाउट अ टॉपिक। तो और उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम काफी सारा लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फोकस ग्रुप स्टडी करते हैं, ताकि हम अपनी इंसाइट डेवलप कर सके उस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऐसे केसेस में हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इसमें हम बहुत सारी स्टडी करने के बाद हमें इंसाइट मिलती है और उसके बाद ही हम एक्चुअल रिसर्च प्रॉब्लम तक पहुंच पाते हैं। Another type of research is explanatory research. Explanatory research में हम why खोजते हैं, किसी भी फिनोमिना के पीछे क्या कारण था। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जहां हमें व्हाट, वेयर, व्हेन का आंसर देती है, वही एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमें वाई का आंसर देती है। सीक्स टू एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द फिनोमेना। ऐसा कुछ हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, राइट। सो कई बार एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च साथ साथ चलती है। सो हम एक्सप्लेन करके एक्सप्लोर करते हैं या एक्सप्लोर करके एक्सप्लेन करते हैं, कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकती हैं ये दोनों टाइप्स ऑफ रिसर्च डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च जिसपे हम काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, जिसको हम कई बार लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से भी कंफ्यूज। आपको एक बात याद रखनी है कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम काफी लोगों से डेटा एक पॉइंट ऑफ टाइम में कलेक्ट करते हैं, वही लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम सेट ऑफ पॉपुलेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं ऑफ आर पॉपुलेशन, यानी कि वी प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ओवरऑल क्या हमारी जनता सोच रही है। अगर हमें ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ स्टडी करना है, सो मान लीजिए जो बजट आया उसके ऊपर क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, तो दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम सबसे डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो होगी हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, जिसमें हम बिजनेसमैन से भी ले सकते हैं, सर्विस क्लास से भी ले सकते हैं, हाउस वाइफ से भी ले सकते हैं, यूथ से भी इनपुट ले सकते हैं। तो ऐसी जो रिसर्चेस होती हैं वो हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेस। So learners, before we move ahead, our foundation batch 2.0 is going live with paper 1 और ये सभी subjects of paper 2। ये subjects मिलेंगे आपको recorded, structured exam pattern, syllabus और guided प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप तैयारी कर सकते हैं विद फुली सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ आपको मिलेगी स्पेशल मेंटरशिप कोर्स फॉर पीएचडी एडमिशन। तो लर्नर्स, टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है आपके जून 18 वाले एग्जाम में इस साल पूछा गया था। So, which of the following refers to a sampling approach in structured observation whereby a sampled individual is observed for a set period of time? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है इन द कमेंट्स, और डू लेट मी नो और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप एग्जाम से पहले शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हैं। आई मेक वीडियो इन द सब्सिक्वेंट डेज, सो do let me know which is the next important topic you are looking forward, and do answer the question of this homework question in the comments. I hope you found the session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe to our channel। और किसी भी subscription related course से कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thanks for watching. I'll see you in the next clip.